शाम का समय था। आरती किचन में काम कर रही थी और विशाल बाहर हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। इतने में डोरबेल बजी। आरती ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसका बेटा सोम था। उसके साथ एक लड़की भी थी। थोड़ी देर तक तो आरती उसे देखती ही रह गई, पर फिर सोम ने इशारा किया। तब आरती उसे अपने साथ अंदर ले आए। विशाल दोनों को साथ देखकर खुश हुआ, जैसे उस लड़की को पहले से जानता हो। इतने में सोम ने कहा, मॉम, ये रिया है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। वह ये मेरी सीनियर थी और फिलहाल एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में क्रिएटिव हेड है। पापा इसे पहले से ही जानते हैं, बस आपसे मिलवाना बाकी था तो मैं आज इसे घर ले आया। ओह बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए, बस आपसे मिलने की इच्छा थी इसलिए सोम के साथ चली आई। चाय नाश्ता फिर किसी दिन। रिया कुछ देर रुककर वहाँ से रवाना हो गई, पर जब तक वो वहाँ रही आरती जी का पूरा ध्यान सोम और रिया पर ही रहा। साफ पता चल रहा था कि दोनों की मन में कुछ है। रिया ने भी अपने बारे में आरती जी को सब कुछ बताया। थोड़ी देर बाद जब सोम रिया को बाहर छोड़कर आया तो उसके आते ही आरती जी ने पूछा, बहुत क्लोज फ्रेंड है तुम्हारा? मॉम, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर तुम्हारा और उसका कोई मैच ही नहीं है। वो लड़की अपनी फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल है, जबकि तुमने तो अभी शुरुआत ही की है। तुमसे ज़्यादा टैलेंट और ज़्यादा कमाने वाली है। भला तुम दोनों की शादी कैसे हो सकती है? ओ मॉम, क्यों इतना सोच रही है आप? जस्ट चिल। देखिए, आपकी जनरेशन में और हमारी जनरेशन में बहुत फर्क आ चुका है। मैं ऐसा नहीं हूँ और हमें कोई दिक्कत नहीं है। सोम, सोच ले, एक बार कदम उठा लिया तो वापस पीछे ना कर पाएगा। हम कितना ही मॉडर्न बन जाए, लेकिन हम सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। और सच्चाई यही है कि पुरुष अपने से ज़्यादा प्रतिभाशाली स्त्री के साथ शादीशुदा जिंदगी इतनी आसानी से नहीं निभा पाते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिया मुझसे ज़्यादा कमाती है या मुझसे ज़्यादा टैलेंट है। वी लव ईच अदर, दैट्स इट। देख सोम, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वह दैट्स इट कहकर काम नहीं चलता। तू झेल भी नहीं पाएगा, इतना सुनने को मिलेगा। मॉम, मेरी लाइफ है, मैं हैंडल कर लूँगा। बेटा, सच्चाई का सामना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लड़कियां एक बार फिर भी झेल लेती हैं, लेकिन लड़के वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने कह दिया ना, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ रिया से, उसके अलावा कोई नहीं। ऐसा कहकर सोम तो घर के बाहर निकल गया और पीछे उसके माता पिता आरती और विशाल बैठे रह गए। तुम मान क्यों नहीं जाती? अभी तो सोम हमारी परमिशन का इंतजार कर रहा है, लेकिन हम नहीं माने तो जानती हो ना कि वो कोर्ट मैरिज कर सकता है। तुम आज के जनरेशन को रोक सकती हो क्या? जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं आज की जनरेशन को रोक नहीं सकती, पर समझाना मेरा फर्ज है। क्या समझा रही हो? तुम तो खुद समझ नहीं रही हो। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी बातों को सुनकर कोई कह सकता है कि तुम एजुकेटेड हो? तुम समझने की कोशिश करो विशाल, रिया और सोम में बहुत फर्क है। रिया एक महत्वाकांक्षी लड़की है, टैलेंट है, और सोम के कंपेयर में काफ़ी ऊंची पोस्ट पर भी है। सोम अभी सिर्फ प्यार में पागल होकर यह सब कह रहा है, पर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि एक पुरुष कभी भी अपने से ज़्यादा प्रतिभाशाली स्त्री के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। बट दे लव ईच अदर, शादी करना चाहते हैं, हर्ज क्या है? बड़े हैं, समझदार है दोनों। पर तुम और तुम्हारी बातें, पता नहीं क्या बात मन में लिए बैठी हो। लोगों की शादी में पापा विलन होते हैं और यहाँ अपने बेटी की शादी में तुम औरतों की लीला तो तुम ही जानो। विशाल ने ताना मारा। क्या सचमुच? आरती की तरफ से आए इस सवाल से विशाल स्तंभ रह गया। फिर थोड़ा संभल कर बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? रहने तो विशाल, तुम नहीं समझोगे। आरती चुपचाप अपने कमरे में चली गई। विशाल भी उसके पीछे पीछे कमरे में आया और दरवाजे पर खड़े होकर बोलने लगा, कहना क्या चाहती हो? बात खुलकर बोलो। क्या हमेशा का लगा रखा है तुमने कि तुम नहीं समझोगे? समझाओ, क्या समझाना चाहती हो तुम मुझे? एक लंबी आह भरते हुए आरती ने कहा, क्या तुम पुरुषों के लिए आसान है एक प्रतिभाशाली स्त्री से विवाह करना, और विवाह कर लिया तो उसके बाद उसका निवाह करना? थोड़ी रुक कर तुम कर पाए थे? आरती के सवाल से कमरे में मौन पसर गया और विशाल चुपचाप हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गया। आरती के इस सवाल से विशाल को झंझोर कर रख दिया था। आज उसकी पिछली जिंदगी फ्लैशबैक की तरह उसके सामने थी, जहां विशाल के माता पिता, भाई भाभी
भरा पूरा परिवार था। विशाल देखने में हैंडसम था, पर आत्मविश्वास की कमी थी। विशाल की नई नई बैंक में जॉब लगी थी। माता पिता बहुत खुश थे और उसके लिए लड़की देखना शुरू कर चुके थे। आखिर बेटा बैंक में लगा है तो पूरी तरह से इस बात को कैश भी तो किया जाएगा, इसलिए जहाँ से अच्छा दहेज मिले ऐसी जगह रिश्ता देखा जा रहा था। उसने बैंक में क्लर्क बनकर नौकरी ज्वाइन की थी। वही उसकी मुलाकात अपनी बैंक मैनेजर से हुई थी। आरती दिखने में काफ़ी सुंदर थी, साथ ही साथ उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि हर कोई उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। बिल्कुल विश्वास से भरी। बैंक के कार्य ही नहीं, किसी भी मुद्दे पर आरती से बुलवा लीजिए, वो किसी भी मुद्दे पर बेहिचक पूरे विश्वास के साथ बोलती थी और यही अदा विशाल को उसका दीवाना किए जाती थी। विशाल को आरती पहली नज़र में ही भा गई थी। विशाल मन ही मन उसे बहुत चाहता था, पर कभी कह नहीं पाता। आरती जितनी विश्वास से भरी हुई थी, विशाल में उसका आधा भी विश्वास नहीं था। आरती अचानक से अगर विशाल से कोई सवाल पूछ ले तो उसके सामने वो कई बार सकपका जाता था और हकलाना शुरू कर देता था, और उसकी हकलाहट देखकर आरती की हंसी छूट जाती। आरती को भी विशाल की सादगी पसंद थी, पर प्यार व्यार जैसी कोई बात नहीं थी। एक शाम की बात है, ऑफिस बंद होने के बाद दोनों अपने घर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में आरती की गाड़ी खराब हो गई। विशाल उस समय उसी रोड से जा रहा था तो उसने आरती की मदद की। उस दिन पहली बार आरती ने विशाल को नोटिस किया था। धीरे धीरे आरती को भी विशाल का साथ अच्छा लगने लगा था। दोनों में मुलाकातें बढ़ने लगी थी। ऑफिस के बाद भी कई बार कॉफ़ी शॉप में बैठकर बातें कर रहे होते थे। उनकी यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। दोनों शादी करना चाहते थे, पर दोनों ने अपने घरों में इस बारे में बात की तो दोनों के घरों में ऐसी स्थिति हो गई जैसे किसी ने बम फोड़ दिए हो। आरती के माता पिता ने आरती को खूब समझाया कि विशाल तुम्हारे स्टेटस का नहीं है, तुमसे कम कमाता है, पर उस समय विशाल के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे विशाल के सिवा कोई दिख भी नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ विशाल के माता पिता भी खुश नहीं थे, पर जब किसी पारिवारिक दोस्त ने समझाया कि आरती विशाल से ज़्यादा ऊंचे ओहदे पर है और ज़्यादा कमाती है तो पैसों के लालच से ही सही बेटे के सामने झुककर उसकी शादी को तैयार हो गए थे। पर उसकी भी शर्त यह थी कि आरती को भी घर संभालना पड़ेगा और साथ ही साथ रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। आखिर काफ़ी सारे हंगामे और मान मनोहार के बाद दोनों की शादी हुई। चलते फिरते लोगों ने ताने भी बहुत मारे, पर फिर भी दोनों अपने रास्ते से ना हटे। पर असल परीक्षा तो शादी के बाद शुरू होनी थी। अगर किसी के घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो भड़काने वाले कम नहीं होते। बस वही सब इन दोनों के साथ होने लगा। आरती ने शादी के बाद भी नौकरी जारी रखी। आते जाते लोग जेठानी के दिमाग में ये भरने लगे कि भाई तू तो अपनी देवरानी की नौकरानी बनकर रह गई। वो तो सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और सारा काम जेठानी को संभालना पड़ता है। इसका नतीजा ये हुआ कि महज 2 महीनों में ही घर में 2 चूल्हे हो गए, जिसका जिम्मेदार भी आरती को ठहरा दिया गया। पहले जहाँ जेठानी के साथ मिलकर आरती घर का काम कर लेती थी, वही अब पूरा काम आरती की जिम्मेदारी हो गया। आरती सुबह उठकर घर का सारा काम कर ऑफिस जाती और वापस आने पर कोल्हू की बैल की तरह दोबारा घर के काम में लग जाती। पर फिर भी सास ससुर खुश ना होते। हाँ, महीने की शुरुआत में पगार लेने को तैयार जरूर हो जाते। काम तो कोई करता नहीं, पर आरती को ही 2 बातें और सुना दी जाती। विशाल अगर आरती की मदद करना चाहे तो उसे जोरू का गुलाम जैसे शब्दों से नवाजा जाता। छोटे मोटे तीज त्योहार पर आरती से छुट्टी करने के लिए कहा जाता, और अगर वो मना कर दे तो घर में लड़ाई झगड़े हो जाते। जब देखो तीज त्योहार पर लड़ाई झगड़े करवा देती है। यही संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। भला घर में बरकत कहाँ से हो? पता नहीं ऐसी नौकरी पेशा औरतें शादी करती ही क्यों है? जब नौकरी ही करनी थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब तीज त्योहार तो मनाने ही पड़ेंगे ना। अब तो विशाल के दोस्त ने भी ताने मारने शुरू कर दिए। अरे भाभी जी तेरी कहाँ सुनती होगी, ऑफिस में भी तेरी बॉस, घर में भी तेरी बॉस, तेरी तो मज़े है, भाभी कमा कर खिला रही है तुझे, क्या चिंता। लोग तो मजाक मजाक में कह जाते, लेकिन ये बातें सीधे विशाल के दिल पर तीर की तरह लगती। बाहर तो बाहर, घर वाले भी क्या कम थे। जब भी घर में कोई बात होती तो ताने विशाल को ही सुनने को मिलते। तेरी बीवी तेरी बॉस होगी तो तू ही सुनेगा, हम नहीं। अब तो कोई ना कोई बात पर आरती और विशाल के बीच में झगड़े हो जाते।
आरती भी समझ रही थी विशाल की मनोस्थिति। वो आरती से नौकरी छोड़ने के लिए भी नहीं कह पाता और ना ही चुप रह पा रहा था। उस दिन छोटी सी बात पर घर में झगड़ा हुआ था। माँ ने घर में यज्ञ हवन करवाया था जिसके लिए उन्होंने आरती से छुट्टी करने के लिए कहा। अब जिस दिन हवन था उस दिन ऑफिस में इंस्पेक्शन आया हुआ था। आरती मैनेजर थी, इसलिए जाहिर सी बात है आरती का ऑफिस में होना जरूरी था। इसलिए आरती का छुट्टी करना संभव नहीं था। बस इसी बात का बतंगड़ बनाकर माँ ने झगड़ा शुरू कर दिया। बात बहुत बढ़ गई। जब पुरुष ने अपने दम को नहीं जीत पाता तो वो औरतों को दबाना शुरू करता है। बस आज भी वही हुआ। आखिर एक पुरुष पर अपने पति होने से ज्यादा पुरुष वाला दंभ हावी हो गया। गुस्से में विशाल ने आरती पर ही हाथ उठा दिया, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि आरती गलत नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि आरती ने अपना सामान पैक किया और सीधे मायके जाकर बैठ गई। उस समय जमाना कुछ और था। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते थे कि शादीशुदा बेटी अपने मायके आकर बैठे। माता पिता ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बिना ये जाने कि आरती की कोई गलती ही नहीं है। पिता अलग ही गुस्सा हो रहे थे। पहले ही कहा था कि इस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं है, पर इसको समझ में नहीं आई थी। तब तो आंखों पर प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई। समाज में कोई इज्जत है कि नहीं हमारी। अब आप शांत रहिए, कुछ दिन शांत से बैठ जाइए। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ही चली जाएगी। माँ ने पिताजी को चुप कराते हुए कहा। अरे, इसकी छोटी बहन की शादी की बात चल रही है। क्या जवाब देंगे लड़के वालों को कि बड़ी बहन क्यों आकर बैठी है मायके? अरे कह देंगे कुछ दिन मायके मिलने के लिए आई है। आप पर शांत रहिए। आखिर कुछ दिन शादीशुदा बेटी मायके तो रह सकती है ना, जैसा तुम चाहो, पर खबरदार बाहर ये बात फैलनी नहीं चाहिए। और यह विशाल भी अच्छे से जानता था कि आरती गलत नहीं थी, बल्कि गलती उसके माता पिता की थी। लेकिन उसका दंभ उसे आरती के सामने झुकने से रोक रहा था। वो पति ही क्या जो अपनी पत्नी के सामने झुक जाए, बस यही सोच उसके आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि आरती माँ बनने वाली है। अब तो आरती को हर कोई समझाने लगा था, बच्चे की दुहाई दी जाने लगी थी। विशाल भी चाहता था कि आरती वापस आ जाए, पर किस मुंह से बोले। एक दो बार माँ पिता से बोला तो दोनों उसे ही सुनाने लगे। हमने तो निकाला नहीं था उसे, अपने मर्जी से गई थी तो अपनी मर्जी से ही आ जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है उसे लाने की। अगर आज तू झुक गया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी। लेकिन समाज, रिश्तेदार और दोस्तों का इतना ज़्यादा दबाव बढ़ गया कि आखिरकार आरती के माता पिता खुद आरती के मर्जी के विरुद्ध उसको जबरदस्ती छोड़ने उसके ससुराल पहुंच गए। जिस तरह से सास ससुर जेठ जेठानी आरती को देखकर मुस्कुरा रहे थे, आरती के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। रूठी रानी को कौन मनाए, आ गई अपने आप ही। सास ने तंज कसा, औरत कितनी ही हवा में क्यों न उड़ ले, रहना उसे जमीन पर ही है। अच्छे से जानते हैं ऐसी औरतों के पंख कुरदना। ससुर ने अपनी तरफ से दो शब्द और जोड़े। आरती बेचारी, वो तो अपने स्वाभिमान की लाश उठाए उस घर में रहने को मजबूर हो गई, क्योंकि कोई साथ ही नहीं दे रहा था। ना माता पिता समझ रहे थे और ना ही पति। विशाल से तो इतना भी ना हुआ कि कम से कम अपनी गलती की ही माफ़ी मांग ले। हाँ, इतना जरूर था कि अब आरती पर तंज दो गुने पहाड़ से किए जाने लगे। समाज की नज़रों में आरती वैसे भी कुसंस्कारी बहू बन चुकी थी, जो अपने पति के खिलाफ उसके घर को छोड़कर मायके चली गई थी। गर्भावस्था के वो महीने आरती पर बहुत भारी पड़ रहे थे। घर का काम ऊपर से जॉब, दोनों को संभालना आरती के बस की बात नहीं थी। ऊपर से गर्भावस्था की अलग समस्याएं, ढंग से खाना पीना ना होना और ज़रूरत से ज़्यादा काम और प्रेशर के कारण आरती की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पहले से ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी, लेकिन किसी को कुछ लेना देना नहीं था। हालांकि विशाल अपनी तरफ से खाने पीने का सामान मौजूद करा देता था, पर अब आरती के मन में ना तो पहला जैसा प्यार था और ना ही सम्मान। इसलिए वो भी ज़्यादा कुछ विशाल की केयर की तरफ ध्यान न देती। 9वें महीने में आरती ने सोम को जन्म दिया। पोता होने पर ही सही, आरती की थोड़ी पूछ बढ़ चुकी थी ससुराल में, क्योंकि बड़ी बहू के तो सिर्फ एक बेटी थी। पोता होने पर माता पिता ने बहुत खुशियां मनाई। जिस सास ससुर ने पूरे गर्भावस्था में कभी ध्यान न रखा, वही सास ससुर अब आरती का पूरा ध्यान रखने लगी थी।
आगे से आगे आरती के खान पीन का पूरा ध्यान रखा जाता था। सोम के 3 महीने के होते ही आरती ने दोबारा नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए, तो इस बात का भी बखेड़ा हो गया। लो, बच्चे को छोड़कर नौकरी पर जाने को तैयार हो गई। तुम आजकल की लड़कियां में तो ममता नाम की कोई चीज है या नहीं? बच्चे क्या हमारे भरोसे जन्मे हैं? बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? छोड़ो ये नौकरी वोकरी के ढकोसले, घर बैठो और घर बैठकर अपने बच्चे पालो। अरे विशाल, तू क्यों नहीं समझा रहा अपनी पत्नी को? ऐसे क्या पत्नी की कमाई का लालच है तुझे? अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे रहा? सोम के होने के बाद विशाल को भी बहाना मिल गया और उसने साफ साफ शब्दों में आरती को कह दिया, आरती क्यों जिद कर रही हो? सोम की परवरिश के लिए जॉब छोड़ दो, पहले बच्चा जरूरी है। 2 टूक जवाब में विशाल ने बात को खत्म कर दिया। एक बार भी आरती से ये पूछना ठीक ना समझा कि वो क्या चाहती है। आखिर आरती इस शादी को तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छे से समझ में आ चुका था कि इस समाज में एक औरत के लिए पुरुष का अस्तित्व होना जरूरी है। पर जॉब के लिए भी तो उसने बहुत मेहनत की थी। सच है, जब पति साथ नहीं देता तो औरत दोराहे पर खड़ी हो जाती है। आरती के साथ भी यही हो रहा था, पति साथ नहीं दे रहा था। आखिर वो करे क्या? आरती नौकरी छोड़ो और घर संभालो, सोम की परवरिश ज़्यादा जरूरी है। आखिर विशाल के 2 टूक जवाब ने आरती को नौकरी छोड़ने पर मजबूर ही कर दिया। उसे अपनी गृहस्थी बचानी थी, सोम की परवरिश करनी थी और अपने पति के दम को अपना करियर सब कुछ छोड़ दिया और पूरी तरह से गृहस्थ जीवन बिताने लगी। आरती के इस फैसले से सब लोग खुश थे, सिर्फ आरती को छोड़कर। सबको अपनी अपनी विजय हासिल हो चुकी थी और आरती अपनी हार अपने दिल में समेट बस अपनी गृहस्थी बचा रही थी। उसके दिल के टूटने की आवाज़ तो किसी ने सुनी ही नहीं थी। नौकरी छोड़ने के बाद भी कौन सा कोई भी उसे सुनता था? घर के फैसले में भी कभी कुछ पूछा नहीं जाता था। उसे तो सिर्फ कार्यकर्ता की तरह काम बता दिया जाता था। सबसे बड़ा बदलाव तो उसने खुद में किया था। अब वो ज़्यादा किसी से कुछ कहती भी नहीं थी। अपना पहले जैसी उन्मुक्त हंसी थी और ना ही साज सिंगार, बिल्कुल साधारण से रहने लगी थी, जिसमें जो काम कह दिया चुपचाप कर दिया। शायद अब वो गूंगी गुड़िया सबको पसंद आती थी। समय यूं ही चलता रहा। सास ससुर माता पिता स्वर्ग सिधर गए, पर आज जब सोम ने रिया से शादी की बात की तो अतीत उठकर सामने खड़ा हो गया, जिसमें आरती को अपने अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े नजर आ रहे थे। वो विशाल को नजर आ रहा था। वो सिर्फ अपना दम कि कैसे उसने आरती के अरमानों को कुचल डाला था। जिन खूबियों को देखकर वो आरती का दीवाना हो गया था, वही खूबियां बाद में कमियों में बदल गई। क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाया था अपनी पत्नी के आत्मविश्वास को? क्यों चल नहीं पा रहा था उसकी सच्चाई को? इसलिए कि वो भी इस समाज का हिस्सा था, सिर्फ इसलिए कि वो एक पुरुष था। और आज जब उसका बेटा अपने से प्रतिभाशाली स्त्री से विवाह करना चाहता है तो वो अपने बेटे के पक्ष में खड़ा हो गया, जबकि उस समय अपनी पत्नी की प्रतिभा को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। आरती कुछ गलत तो नहीं कह रही थी, वो तो सिर्फ आईने के सामने विशाल को खड़ा कर रही थी। वो आईना दिखा रही थी जो कटु सत्य से भरा हुआ था। आईने के सामने अपनी सत्य अवस्था को देखकर विशाल क्यों घबरा रहा था? क्यों नजरें उठाकर अपनी अवस्था को देख नहीं पा रहा था? क्या उस समय उस पर उसका पुरुषत्व हावी नहीं हुआ था? थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद होने की आवाज़ आई, जिससे विशाल की तंद्रा टूटी। शायद आरती छत पर से कपड़े लेकर नीचे आ रही थी। छत पर से कपड़े लाने के बाद उन्हें तहकर अलमारी में रखने लगी। कपड़ों को अलमारी में रख सुबह की सब्जियों की तैयारी करने लगी। आरती की शुरू से ही आदत है, वो सुबह क्या बनेगा वो सब्जियां सुधार कर रखती है ताकि सुबह लेट ना हो। अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो कल के सुबह के लिए पालक सुधार रही है। विशाल आरती को बड़े गौर से देखे जा रहा था। हाँ, यही तो है वो जिससे मैंने प्रेम विवाह किया था। इसके लिए तो दब्बू होने के बावजूद मैं अपने माता पिता से भी लड़ गया था। इसका आत्मविश्वास मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसका उस समय बेबाकी से कुछ भी बोल देना मेरे दिल को भा गया था। पर आज ये चुप रहती है, मुझसे ज़्यादा बात तक नहीं करती। बालों में से चांदी भी चमकने लगी है, हल्की हल्की झुर्रियाँ भी पड़ने लगी है, आंखों पर चश्मा भी चढ़ चुका है, बेतरकीब तरीके से जूड़ा बांध रखा है। कोई देखकर कह नहीं सकता कि किसी जमाने में ये एक बैंक में मैनेजर हुआ करती थी।
इसने मेरे साथ अपनी गृहस्थी बसाई थी, पर मैं ही इसका साथ ना दे पाया। हाँ, यही तो है वो जो मुझसे भी ज़्यादा प्रतिभाशाली थी, मुझसे भी एक कदम आगे थी, पर पता नहीं क्यों मैं ही इसकी प्रतिभा को झेल नहीं पाया। क्यों समाज और परिवार वालों की बातों में आकर मैंने इसके अरमानों का गला घोट दिया, और ये फिर भी मेरा साथ दे रही है। विशाल अपनी जगह से उठा और आरती के पास जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कुछ चाहिए था आपको? हाँ कहिए। माफ़ी चाहिए थी। आरती ने हैरानी से विशाल की तरफ देखा। एक पुरुष कभी अपनी पत्नी से माफ़ी नहीं मांगता, और अगर मांगेगा तो उसकी पत्नी हमेशा उसके सिर पर चढ़कर नाचेगी। अपने पिताजी की बात भूल गए? आरती ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। आज मैं अपने सभी गुनाहों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब क्या फ़ायदा? वो वक्त तो चला गया, वो लोग भी चले गए जिनके सामने मुझे बार बार बेइज्जत होना पड़ा था। देखो, मैंने तो खुद को भी बदल दिया है। अब तो मैं पहले वाली आरती भी नहीं रही। फिर अब क्यों माफ़ी? किसे पता चलेगा कि एक पुरुष ने अपनी हार स्वीकार कर ली, पर मैं तो हूँ उन गुनाहों का बराबर हिस्सेदार। मुझे पता है मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है अपने गुनाहों की, तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीनने के लिए, अपने माता पिता के गुनाहों की, अपने बेटे को उकसाने के लिए, तुम्हारे माता पिता के गुनाहों की, अपने बेटी का साथ ना देने के लिए। आज बेटे पर पड़ी तो झट से बदल गए। कल को रिया के साथ ऐसा हुआ तो हम हैं ना, संभाल लेंगे। बस तुम मुझे माफ़ कर दो। क्यों चाहते हो माफ़ी मुझसे? अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाई तो तुम सोम को भी शादी के लिए हाँ नहीं कर पाओगी। मेरी गलती की सज़ा सोम क्यों भुगते? काफ़ी देर तक कमरे में मौन पसरा रहा। मौन तोड़ते हुए आरती ने कहा, माफ़ करने के अलावा मेरे पास बचा भी क्या है? सब कुछ तो खो चुका हूँ। अब तो कुछ पलट कर भी वापस नहीं आ सकता। नहीं, इस बार दिल से माफ़ी चाहिए। ज़बरदस्ती की माफ़ी नहीं चाहिए। चाहो तो सज़ा दे दो। सज़ा देने की हैसियत तो कभी थी ही नहीं मेरी, सिर्फ सज़ा सुनने की हैसियत थी मेरी। पर इस बार तुम्हारी हैसियत है सज़ा सुनाने की, अपने दिल की बात बताने की। दिल की बात वो क्या होती है? आज तक किसी ने नहीं पूछा मुझसे, पर आज मैं पूछ रहा हूँ। तुम्हारा पति, मेरा पति, वो पति जो अपने पत्नी के प्रतिभा को झेल नहीं पाया। बस करो, अब माफ़ भी कर दो। विशाल दोनों हाथ जोड़कर आरती के सामने खड़ा हो गया। आरती बहुत देर तक विशाल को निहारती रही। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, एक शर्त पर। आप अपने पिता की तरह ससुर नहीं बनेंगे? बिल्कुल नहीं। अचानक डोरबेल बजी। आरती उठकर जाने लगी तो विशाल ने रोक लिया। तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। सोम ही होगा। विशाल ने जाकर दरवाजा खोला। देखा तो सोम घर आ चुका था। सोम चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया, विशाल को वही छोड़कर। आरती कमरे की तरफ बढ़ गई। सोम, सो रहे हो? नहीं मॉम, अभी नींद नहीं आ रही। क्या हम बातें कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आरती सोम के कमरे में उसके बेड पर जाकर बैठ गई। काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर आरती ने कहा, रिया बहुत ही अच्छी लड़की है। क्या तुम सचमुच उससे शादी करना चाहते हो? ये क्या सवाल है मॉम? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तभी तो आपसे मिलवाया था। क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे कि वो तुमसे ज़्यादा कमाती है, तुमसे ज़्यादा टैलेंट और सक्सेसफुल है? मॉम, ये सब बातें पहले हुआ करती थी, अब इन बातों का कोई तुक नहीं है। आजकल के लड़के लड़कियां बहुत बोल्ड हो गए हैं, काफ़ी सोच समझकर कदम उठाते हैं। आपको क्या लगता है इस डिसीजन तक पहुंचने से पहले हम लोगों ने आपस में डिस्कस नहीं किया होगा? हमने भी पूरा वक्त लिया है मॉम, पर क्या ये घर संभाल पाएगी? मॉम, घर संभालना सिर्फ लड़कियों का ही काम नहीं होता। आजकल लड़के लड़कियां मिलकर घर संभालते हैं। गए वो जमाने जब अकेली लड़की को घर संभालना पड़ता था। आजकल वाइफ हस्बैंड दोनों नौकरी पेशा करते हैं, दोनों ही मिलकर घर संभालते भी है। काम करने के लिए सर्वेंट हर कोई रखता है, और जॉब के चलते अगर वो कोई त्योहार पर पूरा वक्त घर में नहीं दे पाई तो ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है मम्मा। उसकी ज़रूरत उस समय कहाँ पर ज़्यादा है, उसे देखकर तो डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, और मेल ईगो नहीं होगी तुम्हारे अंदर कि मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा कमाती है? कल को तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार कोई तुम्हारा मजाक बनाएगा तो फेस कर पाओगे ये सब? क्या मॉम, आप भी कौन सी सदी की बातें करती हो? रिया मुझसे ज़्यादा टैलेंट है तो उसके पास मुझसे वेटर जॉब है और इनकम सोर्स भी, इसमें गलत क्या है? काश मॉम
आप वेल एजुकेटेड होती तो कम से कम आप मेरे दिल की बात समझ पाती। एक वर्किंग वूमन अपने आप को बहुत हार्ड वर्क के साथ एस्टेब्लिश करती है, पर क्या कर सकते हैं मम्मा, आप जैसे हाउसवाइफ समझ ही नहीं पाते उनके हार्डवर्क को। योर मम्मा वॉज बैंक मैनेजर। अब की बार विशाल ने कहा, जो काफ़ी देर से दोनों माँ बेटे की बातें सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर सोम बिल्कुल चुप हो गया, हैरानी के साथ कभी अपनी माँ को देखता तो कभी अपने पिता को। पापा, आप मजाक कर रहे हो? सोम ने अपने पिता से कहा। नहीं, तुम्हारे पापा सच कह रहे हैं, आरती ने कहा। आपने तो कभी मुझे बताया भी नहीं और आपके रहन सहन से कभी लगा भी नहीं कि आप इतनी वेल एजुकेटेड रही होगी और मैनेजर रही थी, तो आपने अपना इतना अच्छा कैरियर क्यों छोड़ दिया? मेरे कारण? क्या आज तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए हाँ नहीं कर रही, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं हूँ। मैंने भी तुम्हारी माँ से प्रेम विवाह किया था, पर समाज, परिवार, दोस्तों के कारण तुम्हारी माँ की प्रतिभा को झेल नहीं पाया था और उस दम की इतिश्री तुम्हारे माँ की कैरियर को छोड़ने से हुआ था। कुछ देर के लिए कमरे में मौन पसर गया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कौन क्या बोले। तभी आरती ने कहा, देख बेटा, मुझे तेरी और रिया की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस चीज़ को हमेशा याद रखना, दूसरों के कहने में आकर अपने घर को बर्बाद मत करना और अपने पत्नी की ख्वाहिशों को मत मारना, क्योंकि जब ख्वाहिशें मरती है तो बहुत दर्द होता है और जो दर्द मैंने झेला है वो रिया नहीं झेलेगी। मैं इस घर में एक और आरती नहीं चाहती। अगर इतनी शर्त मंजूर है तो मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। सोम अपनी माँ की बात सुनकर खुशी से फूला नहीं समाया। नहीं माँ, मैं रिया के साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। उसके सपने मेरे सपने हैं और सबसे बड़ी बात, आप मेरे साथ हो। आपको तो अच्छे से पता है एक वर्किंग वूमन का हार्डवर्क, उसकी समस्याएं आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। फिर क्या था, जल्दी से ही आरती और विशाल रिया के माता पिता से मिले और दोनों की शादी पक्की कर दी। अच्छा सा मुहूर्त देखकर रिया और सोम की शादी कर दी गई। आज दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ताने मारने वाले आज के ज़माने में खत्म हो चुके हैं, वो तो हर दौर में मौजूद रहेंगे। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप उन बातों को किस तरीके से हैंडल करते हो। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, वास्तविकता से इसे ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।